कि आपसे मैं पूछूं कि हमारा ग्रह किसके चक्कर लगा रहा है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि भाई सूर्य के चक्कर लगा रहा है। हाँ, मैं इस बात को बताऊंगा। अब कोई प्रेमी किसी भी वस्तु से प्रेम करता है तो वो वस्तु से प्रेम नहीं करता, उस वस्तु के पीछे उसका जो मकसद होता है उससे प्रेम करता है। अगर उस मकसद को हटा दिया जाए तो प्रेम स्वतः नष्ट हो जाएगा। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि क्या भगवान हैं? यदि हैं तो वे कहाँ हैं? क्या हम उन्हें देख सकते हैं? वे किस रूप में हैं? तो आपका प्रश्न इतना आसान नहीं है जिसका जवाब दे दिया जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इन सब बातों को। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है जो सूर्य के आगे कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सूर्य के अंदर 109 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। अब ये एक सोलर सिस्टम तो है नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, और एक ऐसी पृथ्वी तो है नहीं। ऐसी लाखों करोड़ों अरबों पृथ्वियाँ होंगी और शायद उन पर भी जीवन होगा। और उन पर भी यदि जीवन होगा तो वहाँ भी अगर किसी तरीके के लोग रहते होंगे, हम जैसे तो नहीं होंगे, वो बिल्कुल अलग होंगे, तो वहाँ उनके लिए भी भगवान होंगे ना। उनकी भी अपने में आस्था होगी भगवान में, वे भी किसी की पूजा करते होंगे। अब हमारे भगवान और उनके भगवान दिखने में, रूप में अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका भी मत यही होगा कि इस समस्त ब्रह्मांड को कोई ना कोई चला रहा है। राइट। अभी यदि आपको बड़ी चीज़ की जानकारी चाहिए तो उससे जुड़ी आपको छोटी चीज़ के बारे में जानकारी करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, वहाँ एक व्यक्ति रिसेप्शन के तौर पर बैठा रहता है। उस व्यक्ति को उस कॉलेज के, रेस्टोरेंट के, होटल के बारे में सारी जानकारी होती है। वहाँ रिसेप्शन पर जाकर आप उसके बारे में पूछते हैं कि रूम खाली है, या कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, या रेस्टोरेंट में क्या क्या खाने की व्यवस्था है, क्या, वो सब कुछ जानकारी उस रिसेप्शनिस्ट के पास रहती है। इसी तरीके से आपको किसी दुकान की जानकारी चाहिए तो वहाँ पर काम करने वाला कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा, उसको सारी जानकारी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि वो मालिक नहीं है उसका, लेकिन उसके अंदर काम कर रहा है तो उसे छोटी बड़ी सारी जानकारियाँ हैं। अब देखा जाए तो संतान को जन्म देने वाले माता पिता उसके भगवान हैं। एक दुकानदार के लिए ग्राहक उसका भगवान है। एक प्रेमी जिससे प्रेम करता है, वो प्रेम करने वाली वस्तु उसके लिए भगवान है। आपको एक बेसिक थ्योरी को समझना होगा कि भगवान हैं तो उनके कार्य करने की प्रणाली क्या है। एक व्यक्ति जिसने किसी को उधार दिया है और उसे समय पर उधार नहीं मिल रहा है तो वो उसके पीछे चक्कर काट रहा है। प्रेमी जिसे प्रेम करता है वो उसके चक्कर काट रहा है। शिष्य गुरु के चक्कर काट रहा है। तो जिसको जो चीज़ चाहिए या जिससे वो जुड़ा हुआ है वो उसके चक्कर ही काट रहा है। अब यही एक बेसिक लॉजिक है उस महाशक्ति के कार्य करने का। अब वो कौन सी महाशक्ति थी जिसकी वजह से इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ? उसी महाशक्ति का पता लगाने के लिए सन 2008 में एक मशीन लॉन्च की गई जिसका नाम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर रखा गया। इसे 10,000 से ज़्यादा वैज्ञानिकों की मदद से बनाया गया, कई सौ यूनिवर्सिटीज़ की मदद से बनाया गया, और 100 देशों ने या 100 देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस मशीन को बनाया। ये मशीन फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर स्थापित की गई। इसकी 27 किलोमीटर परिधि है और ज़मीन से 100 मीटर के नीचे इसको स्थापित किया गया है। अब इसका काम क्या है? ये एक खास पार्टिकल की खोज करने वाला है। सन 2010 से ये ऑपरेट होना शुरू हुई और अभी तक कार्यरत है। इसका मेन उद्देश्य है एक पार्टिकल की खोज करना जिसे कहते हैं बोसॉन। ऐसा माना जाता है कि जब बिग बैंग हुआ, बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उस समय ये बोसॉन पार्टिकल ही मुख्य रूप से मौजूद था। अब आ जाते हैं बेसिक सिद्धांत पर कि
जिस भी चीज़ से जो भी प्रेम करता है या जिससे जुड़ा होता है वो उसके चक्कर ही काट रहा है। तो अगर हम विज्ञान के बेसिक सिद्धांत की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है अभिकेंद्री गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी वजह से, यानी कि सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब ये बल जो है ये कहाँ से आता है? गुरुत्वाकर्षण बल है किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप कोई गेंद लीजिए और आकाश में फेंकिए, वो कुछ देर बाद आपने जो बल लगाया है उसकी वजह से तो ऊपर गई, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, उसकी वजह से वो बल दोबारा से नीचे आ गई। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में कहाँ से जनरेट हो रहा है? तो पृथ्वी भी अलग अलग पार्ट्स से मिलके बनी है। सबसे ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट, उसके नीचे चले जाओ तो मेंटल है, और फिर जब सबसे अंदर वाला देखें तो वो कोर है। कोर में भी दो तरह के हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो पृथ्वी की इनर कोर है उसमें भारी मात्रा में आयरन है। आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इनर कोर है ऐसा माना जाता है कि वो सॉलिड फॉर्म में है। तो पृथ्वी के कोर में जो मौजूद है आयरन, निकल, उसी की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल और मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी में पैदा होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैंने आपको बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ठीक इसी तरीके से सूर्य के भी चक्कर लगा रहे हैं। अब आप, हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपसे मैं पूछूं कि हमारा ग्रह किसके चक्कर लगा रहा है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि भाई सूर्य के चक्कर लगा रहा है। हाँ, मैं इस बात को बताऊंगा। अब कोई प्रेमी किसी भी वस्तु से प्रेम करता है तो वो वस्तु से प्रेम नहीं करता, उस वस्तु के पीछे उसका जो मकसद होता है उससे प्रेम करता है। अगर उस मकसद को हटा दिया जाए तो प्रेम स्वतः नष्ट हो जाएगा। अब मैं वापस वहीं आ जाता हूँ कि आपसे सवाल मैंने पूछा कि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, तो आप जाहिर सी बात है कि आंसर देंगे कि सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो साधारण समझने में तो ये सही लगता है कि हाँ भाई सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। असल में पृथ्वी सूर्य के सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगा रही है, जिसे हम बैरी सेंटर बोलते हैं। तो चंद्रमा असल में पृथ्वी के चक्कर लगाता है या किसी और चीज़ के चक्कर लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी के सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाता है या बैरी सेंटर का चक्कर लगाता है। सेंटर ऑफ मास को ही बैरी सेंटर बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा बैरी सेंटर क्या होता है। और जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं वो सूर्य के सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगा रहे हैं, ना कि सूर्य के। अब आप कह रहे होंगे कि मैं क्या रहा हूँ। अब मैं आपको सही से बताऊं, बैरी सेंटर क्या है। असल में आपने देखा हो, हथौड़ा देखा है? तो हथौड़े में ऊपर वाला पार्ट लोहे का होता है और नीचे का जो हाथ में पकड़ने वाला होता है वो लकड़ी का होता है। तो अब उस हथौड़े को आप ऐसे हाथ में लेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये सेंटर में ये बैलेंस कैसे है? लोहे वाले पार्ट से बना हुआ है, लकड़ी वाले पार्ट से बना हुआ है। सीधा अगर इस तरीके से देखो तो आपको लगेगा कि इसका बीच में ही सेंटर कहीं होगा, लेकिन उसका बीच में सेंटर नहीं होगा। जब कोई भी चीज़ दो वस्तुओं से, दो मेटल से या दो चीज़ों से बनी होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास या बैरी सेंटर बीच में नहीं होता है, कहीं किनारे पर होता है। अब हथौड़े को आपको नीचे के हिस्से से पकड़ेंगे तब आपको ऐसा लगेगा ये बैलेंस्ड है, आप उसको पकड़ पाएंगे और उसको चला पाएंगे। अब उसको आप बिल्कुल किनारे से पकड़ लें या बिल्कुल बीच से पकड़ लें तो आपको एहसास नहीं होगा कि मैं इसे बैलेंस कर पा रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह एक ही धातु से बनी हुई चीज़ का बैरी सेंटर कहाँ होगा? अब मान लीजिए स्केल है, लोहे का स्केल है, तो इतना बड़ा अगर लोहे का स्केल है, मान के चलिए 12 इंच का, तो 12 इंच का स्केल है वो पूरा लोहे का बना हुआ है, तो उस स्केल का बैरी सेंटर बीच में होगा क्योंकि वो एक ही मेटल से बना हुआ है। लेकिन जब कोई चीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जैसे लकड़ी से और लोहे से हथौड़ा बना है, तो उसका बैरी सेंटर बीच में नहीं होगा, कहीं किनारे पे होगा।
अब आपको क्लियर हो गया बैरी सेंटर क्या होता है। तो सारे प्लैनेट्स सूर्य का जो बैरी सेंटर है उसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य अपने जो बैरी सेंटर है उसके चक्कर लगा रहा है। यही लॉजिक सब जगह काम करता है, पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। अब ऐसे ही हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी जो ये जिस सोलर सिस्टम में हम हैं उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं बैरी सेंटर है, वहाँ पे भी प्लैनेट्स ये सन सारे चक्कर लगाते होंगे। अब ऐसा माना जाता है कि हर एक गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल होता है, तो वहाँ फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर जाते हैं। वहाँ इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि वहाँ इस आसपास कोई भी चीज़ आ गई तो पता ही नहीं चलेगा कितने मिली सेकेंड के अंदर उसके अंदर चली गई। तो ऐसा भी होता है। अगर पृथ्वी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स खो दे या पृथ्वी का कोर वाला पार्ट हटा दिया जाए तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर तो लगाएगा नहीं, फिर वो भटक जाएगा तो फिर वो कहीं भी जा सकता है। हो सकता है कि वो सूर्य के ही चक्कर लगाने लगे, या हो सकता है कि सोलर सिस्टम से ही बाहर चला जाए, और ये चलता चला जाएगा, अनंत काल तक चलता चला जाएगा, जब तक कि सामने कोई चीज़ उसे अवरोध के तौर पर नहीं मिलती है या किसी से टकरा नहीं जाता है। यही दूसरे प्लैनेट्स के साथ होता है। जब प्लैनेट्स अपना सेंटर ऑफ मास से भटक जाते हैं, यानी कि बैरी सेंटर से भटक जाते हैं, तो वो कहीं भी घूमते हुए ऐसे चले जाते हैं। यही सिद्धांत सब जगह काम करता है, या कह सकते हैं महाशक्ति के कार्य करने की प्रणाली यही है। निर्वात का मतलब होता है खाली जगह, यानी कि स्पेस। अगर आप पृथ्वी के वायुमंडल में को पार करेंगे, स्पेस में जाएंगे, अगर वहाँ आपने कोई हथौड़ा फेंक दिया तो वो अगर किसी के सेंटर ऑफ मास के चक्कर लगाने लगेगा, या फिर ऐसा होगा कि वो स्पेस में ट्रैवल करने लगेगा, अनंत काल तक ट्रैवल ही करता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम है, वहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो सूर्य एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका भी एक अपना मास है और उसका भी एक सेंटर ऑफ मास है या बैरी सेंटर है। तो जैसा कि हथौड़े का बैरी सेंटर बीच में नहीं है, वैसे ही सूर्य का बैरी सेंटर बीच में नहीं है। और ये बैरी सेंटर हमेशा एक जगह नहीं रहता, मतलब रहता है, ये भी बदलता रहता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये हमेशा से एक ही जगह चीज़ें घूमती रहती हैं, नहीं, इनमें भी परिवर्तन होता रहता है, इनका भी जो बैरी सेंटर है वो बदलता रहता है। अब आप क्या कहोगे कि पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है या दूसरे ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? साधारण तौर पे तो कह दिया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था वीडियो में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से जुड़ा है तो वो उस चीज़ के लिए बेताब नहीं है, वो अपने मकसद के लिए बेताब होता है। उसे अगर वो मकसद हासिल हो जाए या वो मकसद ख़त्म कर दिया जाए, वो उसके लिए पागल होना छोड़ देगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि उस महाशक्ति के कार्य करने की प्रणाली क्या है। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई डाउट रहा होगा। अगर कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।